Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पर। साथियों, टीचिंग मेथड का टेस्ट नंबर 16 आपके लिए लेकर आया हूं और इस टेस्ट में भी 20 प्रश्न है। साथियों, इसके पहले का जो टेस्ट मैंने कल अपलोड किया था, उस टेस्ट में जो 20 प्रश्न थे वो प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आपने कल का टेस्ट नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देखें। एंड स्क्रीन में जब वीडियो पूरा होता है तो मैंने उस टेस्ट को लगा दिया है, आप बिल्कुल इस वीडियो के अंत से उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। सभी टेट एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न आता है साथियों, शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है। प्रदर्शन विधि की यहाँ पर कमी पूछी जा रही है। छात्र स्वयं करके नहीं सीखते हैं, छात्र मानसिक तनाव का सामना करते हैं, छात्र उत्सुकता खो देते हैं और उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आता है वो रहेगा छात्र स्वयं करके नहीं सीखते हैं। देखिए, प्रदर्शन विधि में क्या होता है, अध्यापक प्रदर्शन करता है जिस चीज़ को सिखाना है और छात्र उस चीज़ को देखते हैं, अवलोकन करते हैं उसका और ज्ञान अर्जन करते हैं। तो मित्रों, यहाँ स्वयं करके नहीं सीखा जाता है। यहाँ पर उत्सुकता नहीं खोते हैं, ये गलत है। तनाव का सामना करते हैं, ये भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। इस प्रकार प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय भावबोध प्रश्न पूछे जाते हैं कविता शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, कहानी शिक्षण में या निबंध शिक्षण में। तो साथियों, जो केंद्रीय भावबोध प्रश्न होते हैं वो कविता शिक्षण के अंतर्गत पूछे जाते हैं, और एक और होता है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न वो पूछे जाते हैं आपके गद्य शिक्षण में। तो यहाँ मित्रों, केंद्रीय भावबोध की बात की जा रही है तो प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है, सस्वर वाचन का प्रमुख अंग नहीं है ध्वनि का उचित ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का ध्यान और शीघ्रता से वाचन करना। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शीघ्रता से वाचन करना, क्योंकि शीघ्रता से जल्दी जल्दी वाचन करोगे वो सस्वर वाचन का अंग थोड़ी होता है मित्रों। इसलिए इसका चौथा विकल्प गलत है, मतलब ये गलत ही पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ चौथा विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए, और जो विकल्प दिए हुए हैं ये सस्वर वाचन के प्रमुख अंग के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न है, रॉबर्ट मेगर की विधि का उपयोग किया जाता है भावात्मक उद्देश्यों में, ज्ञानात्मक उद्देश्यों में, उपरोक्त दोनों में और कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आता है प्रश्न नंबर 4 में वो रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्यों में। रॉबर्ट मेगर की विधि आपने पढ़ रखी होगी, और नहीं पढ़ रखी है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत रॉबर्ट मेगर है उसकी विधि का उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों। 5वां प्रश्न है, गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है। यहाँ पे 4 विधियां हैं, इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सी विधि गद्य शिक्षण की है। अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, खंड काव्य विधि या नाटक विधि। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है अर्थबोध विधि। ये गद्य शिक्षण की विधि है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा मित्रों, पर्यावरण के जो PDF है वो आज आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैं वीडियो डालूंगा तो आप संपूर्ण जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हो निःशुल्क, और उसमें बहुत ही शानदार नोट्स मिलेंगे। चाहे आपने कहीं भी कोचिंग नहीं कर रखी हो, और उन नोट्सों को प्रिपेयर कर लेना अच्छी तरह, तो आपके पर्यावरण बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों। 6वां प्रश्न है, पाठ्य वस्तु में शिक्षक को किन महत्वपूर्ण बातों को अधिक बल देना चाहिए, इन्हीं को कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हीं को? तो साथियों, शिक्षण उपागम कहते हैं, शिक्षण बिंदु कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं या पाठ्यक्रम। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प सही, क्योंकि देखिए, पाठ्य वस्तु में शिक्षक को किन महत्वपूर्ण बातों को अधिक बल देना चाहिए। जब पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाती है तो उस समय किन जो चीज़ें होती हैं उन पर किस पे बल ज़्यादा दिया जाता है, शिक्षण बिंदुओं पर। तो मित्रों, यहाँ पे शिक्षण बिंदु ही उन्हें कहा जाता है। शिक्षण बिंदु क्या होते हैं, ये जो आपको पाठ के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं वो चीज़ें। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों। 7वां प्रश्न है, अनुसंधान विधि का आविष्कार किसने किया। डाल्टन ने, J.S. किथ ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने और स्किनर ने। तो मित्रों, जो अनुसंधान विधि है
उसका आविष्कार किया गया था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग अनुसंधान विधि के जनक है। प्रश्न नंबर 7 में तीसरा विकल्प सही है। मित्रों, पर्यावरण की जो PDF वाला वीडियो है वो आपके 10 बजे आ जाएगा, बिल्कुल सुबह 10 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप संपूर्ण बड़ी साइज रहेगी, ठीक है, 250 पेज के लगभग रहेंगे उसमें, तो इसलिए डाउनलोड होने में हो सकता है आपके समय लगे, लेकिन वो डाउनलोड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं साथियों। 8वां प्रश्न है, किन परीक्षणों का प्रमापीकरण किया जाता है? निष्पत्ति परीक्षण का, निर्धारण परीक्षण का, अभिरुचि परीक्षण का और अभिवृत्ति परीक्षण का। तो साथियों, प्रमापीकरण की बात की जाए तो प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं। अब जो निष्पत्ति परीक्षण है, अभिरुचि परीक्षण है, अभिवृत्ति परीक्षण है और निर्धारण परीक्षण है, तो आपका अनुसार आपकी सब प्रमापीकरण तो सभी का किया जाता है, लेकिन जो निर्धारण परीक्षण होता है मुख्य रूप से इसका राइट आंसर रहेगा। मुख्य रूप से अगर पूछे तो निर्धारण परीक्षण यहाँ राइट आंसर रहता, और यहाँ अगर एक ऑप्शन रहता उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर फिर वो आपका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है मित्रों, सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ने में आनंद की अनुभूति, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना और द्रुत गति से वाचन करना। तो साथियों, जो सहस्वर वाचन है इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को जो पढ़ने संबंधी झिझक है वो समाप्त हो जाए। कई बच्चे होते हैं जो शर्मीले प्रवृत्ति के होते हैं या फिर उनमें झिझक पाई जाती है पठन में, तो उनसे सहस्वर वाचन किया करवाया जाता है ताकि उनकी जो झिझक है वो समाप्त हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखते हैं साथियों। 10वां प्रश्न है, कविता शिक्षण में मौन पठन वर्जित है क्योंकि समय का दुरुपयोग होता है, इससे छात्रों का अवधान बाधित होता है, इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है और शिक्षण का प्रवाह समाप्त होता है। तो साथियों, आपको पता होगा जो कविता शिक्षण है ये पद्य शिक्षण में आता है, पद्य शिक्षण के अंतर्गत, और इस पद्य में मौन पठन या मौन वाचन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो रसानुभूति देना होता है वो मौन पठन से आप नहीं दे सकते। जिसे रसानुभूति कब मिलेगी? जब अध्यापक सुर ले ताल यति गति के साथ उसका सहस्वर वाचन करेगा, तभी तो रसानुभूति मिलेगी। और अगर मौन पठन मन ही मन में कविता पढ़ ली तो रसानुभूति कैसे मिलेगी? इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न है मित्रों, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है कौशल से, ज्ञानात्मक से, ज्ञानोपयोग से या अवबोध से। तो साथियों देखिए, मैंने ये चीजें पढ़ा रखी है। आप किसी चीज को पहचान लेते हो, जैसे मानचित्र को पहचानना, ये तो आपका ज्ञानात्मक है, लेकिन मानचित्र में स्थान को दर्शाना यह आपका कहलाता है कौशल। तो मित्रों, प्रथम विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। साथियों देखिए, जो मानचित्र है, आप किसी मानचित्र के यदि पहचान लेते हो कि भाई ये राजस्थान का है या ये भारत का है या ये किसी अन्य राज्य का है, तो यहाँ पर पहचानना तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन आप जैसे मानचित्र बनाना, उनमें मानचित्र की पूर्ति करना, उन स्थान को पहचानना, ये चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है? कौशल के अंतर्गत आ जाती है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे साथियों। 12वां प्रश्न है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको असत्य कथन देखना है यहाँ पर। तो विकल्प है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा की प्रकृति परिवर्तनशील है, भाषा अन्य भाषाओं से भी शब्द लेती है और व्याकरण के आधार पर भाषा का निर्माण होता है। तो मित्रों देखिए, यहाँ जो चौथा विकल्प है वो सही है, यह असत्य कथन है, क्योंकि व्याकरण के आधार पर भाषा का निर्माण नहीं होता है, बल्कि भाषा के आधार पर व्याकरण बनती है। तो मित्रों चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे साथियों। 13वां प्रश्न है, एक प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि का आधार क्या होता है? जो शिक्षण विधियां प्रभावपूर्ण होती है उनका आधार पूछा है। छात्र, अध्यापक, पाठ्यक्रम और अनुभव एवं क्रियाएं। ये एवं है, सॉरी एक नहीं है, ये लिखा है एवं, अनुभव एवं क्रियाएं। तो मित्रों जो राइट आंसर इसका आता है वो है चौथा विकल्प, अनुभव एवं क्रियाएं, क्योंकि जिस शिक्षण विधि में जितनी ज़्यादा क्रिया रहेगी वो उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए मित्रों यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14वां प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख कारण क्या है? क्यों प्रयोग ली जाती है? जो टीचिंग एड्स होते हैं उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है मुख्य रूप से?
विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए, विषय वस्तु को सरल, रोचक, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए, विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए और विषय वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए। तो मित्रों वैसे विकल्प तो चारों सही है, लेकिन जो दूसरा विकल्प है इसमें सभी चीजें एक साथ दे दी है कि सरल, रोचक, स्पष्ट, बोधगम्य, इसलिए मित्रों इसका दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है, प्लेटो समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, समाज पर आधारित शिक्षा का और तर्क पर आधारित शिक्षा का। तो साथियों प्लेटो की अगर बात की जाए तो प्लेटो ज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थक था। इनका मानना था कि जो बच्चों को शिक्षा दी जाए वो किस पर आधारित होना चाहिए, ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो मित्रों प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसने कहा था? रूसो ने, एडम्स ने, फ्रोबेल ने या अरस्तु ने? तो साथियों ये जो उपयुक्त कथन लिखा हुआ है ये कथन रूसो के द्वारा कहा गया है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। सी टेट या अन्य टेट के जो एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसमें डाला है ये। तो मित्रों बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर शिक्षक अपने अनुभव लिखता है, इस तरह से ये पूरा कथन है, लेकिन यहाँ पूरा कथन नहीं डाला है। तो मित्रों यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। साथियों 17वां प्रश्न है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, तार्किक क्रम में और उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी। देखिए गणित में अभ्यास भी होता है, समस्या भी आती है, तर्क भी यहाँ पे होता है, तो इसलिए इसका चौथा जो विकल्प है वो सही है। मित्रों एक छोटा सा निवेदन करूँगा कि देखिए मैं आपके लिए ये जो टेस्ट बनाता हूँ, ये जो संपूर्ण पुस्तकें आती है मार्केट में, और जिनमें से देखिए अगर सारी किताबें मिला दी जाए तो आपका लगभग 90% पेपर उनमें से बैठ जाता है। तो उन सभी के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको मैं सारे अवेलेबल करा दूंगा, सारे, प्रत्येक किताब के। इन टेस्टों में आप यूं मान के चलिए कि अधिकतर किताबों के इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो साथियों इसलिए एक छोटा सा लाइक कर दिया करो, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और आप छोटा सा लाइक कर देते हो तो मेरी जो मेहनत है मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरी मेहनत साकार और सफल हो गई है। तो इसलिए मित्रों ये आपसे बार बार कहता रहता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। साथियों 18वां प्रश्न है, इकाई योजना का निर्माण किसने किया? हर्बर्ट ने, डेलाल्ड ने, मॉरिसन ने या स्किनर ने? तो मित्रों इकाई योजना या इकाई विधि की बात की जाए, हालांकि ये मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है लेकिन बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूँ। टीचिंग मेथड की जो क्लास है वो साइकोलॉजी का कोर्स पूरा होने वाला है, उसके बाद स्टार्ट करूँगा। तो साथियों इकाई योजना और इकाई विधि का निर्माण H.C. मॉरिसन के द्वारा किया गया। दोनों अलग अलग है, दोनों के जो सोपान है वो अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं है, इकाई योजना और इकाई विधि में सब चीज़ें एक होती है लेकिन उनके जो सोपान है वो अलग अलग होते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। 19वां प्रश्न है मित्रों, मस्तिष्क उद्वेलन विधि मूलतः है किसके विकास के लिए प्रयुक्त की जाती है? समस्या समाधान के लिए, कल्पना और सृजनात्मकता के लिए, शारीरिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए? तो साथियों इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा कल्पना एवं सृजनात्मकता के विकास के लिए मस्तिष्क जो उद्वेलन विधि है मूलतः प्रयुक्त की जाती है। मित्रों यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज का, ज़्यादा समय नहीं लिया है मैंने आपका। विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं नए ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए, छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास करने के लिए, छात्रों को उत्प्रेरित करने के लिए या छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए? तो मित्रों प्रश्न नंबर जो 20 है उसका जो राइट आंसर आता है वो रहेगा दूसरा विकल्प, छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास करने के लिए, ताकि छात्र जो चीज पढ़ रहे हैं बीच बीच में विकासात्मक प्रश्न पूछे और उनके उत्तर के आधार पर पाठ का विकास हो। मित्रों दूसरा विकल्प यहाँ सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइकोलॉजी में जो समायोजन का टॉपिक है वो आज पूरा हो चुका है, जो कुसमायोजन है वो मैंने आज पढ़ा दिया है। तो साथियों एक और चीज़, जो पर्यावरण का टेस्ट है उसको जरूर, जो पर्यावरण का टेस्ट कैसे हो रही, पर्यावरण की जो PDF है उसको जरूर डाउनलोड करें। एक बार डाउनलोड करके देखें, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल से जुड़े हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।